Hello students, how are you? You're welcome in chemistry classes. My dear students, in previous lecture we had discussed about the relationship between radius of spherical particles and radius of void for tetrahedral and octahedral. But in today's class we will determine the relationship between density and edge length of cube. ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग डेंसिटी और क्यूब का एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. यानी कि दिस कॉन्सेप्ट इज 100% न्यूमेरिकली बेस्ड कॉन्सेप्ट. ओके, देन because most of the numericals in solid state can be solved from this topic. Okay, it is a very important topic. Then now let's start. सबसे पहले जब हम डेंसिटी और एज लेंथ में रिलेशन निकालना है तो सपोज डेट जैसे मान लेते हैं कि एक क्यूबिक सिस्टम है, एक क्यूबिक सिस्टम है. अब जब क्यूबिक सिस्टम है तो ये सब एजेस है. एज इसका लेंथ होगा, मान लेते हैं कि ए लेंथ है, ठीक है, ये सब ए होगा. अब इसका डेंसिटी कितना होगा, क्यूब का डेंसिटी कितना होगा, ठीक है, हम लोग इसको निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ आपको सपोज करना है. जैसे लेट एम, कैपिटल एम है, विद द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कैपिटल एम मान लिए हैं. और मान लिए जेड, जेड जो है इज द नंबर ऑफ, इज द ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल. यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा वो लिखना है. जेड का वैल्यू हम लोग यूनिट सेल में, चूंकि हम लोग जानते हैं, फिर से जो पहले बतलाए हैं उसको माइंड पर लाइए कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो वहाँ पार्टिकल की संख्या कितनी होती है. वहाँ पर पार्टिकल की संख्या सिंपल क्यूबिक में 1 है. बॉडी सेंटर में 2 होता है और फेस सेंटर में 4 होता है, ठीक है ना. अगर फेस सेंटर क्यूबिक है तो वहाँ पर पार्टिकल की संख्या 4 होगा, बॉडी सेंटर के लिए 2 होता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए 1 होता है. तो यही जेड वहां पर क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि आप निकालिए बीसीसी के लिए निकालिए, तो वहां पर निश्चित रूप से जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. उसी तरह से सबका अलग है. अब मान लेते हैं ए इक्वल टू एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ क्यूब, इस तरह से मान लिए. डी हो गया डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक सिस्टम, ठीक है. अब हम लोग एन मान लेते हैं. एन जो है जानते होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में 11th पढ़े हैं, एवोगाड्रो नंबर है. एवोगाड्रो नंबर का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है प्रेजेंट इन 1 मोल. 1 मोल में टोटल पार्टिकल की संख्या जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो ये होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. क्लियर है. लिखेंगे कि n इक्वल टू नंबर ऑफ particles
प्रेजेंट इन 1 मोल। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सब हम लेट मान लिए हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि ये सब मान लिए हैं, इसको नोट, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, जब हम मोलकुलर मास की बात करते हैं या मोलर मास की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मोलर मास का मतलब ये होता है कि 1 मोल कोई भी अगर सब्सटेंस है तो 1 मोल का जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है। 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। और जब वो 1 मोल है, इसका मतलब है कि इसमें पार्टिकल की संख्या कितना होगा? निश्चित रूप से हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इतना पार्टिकल्स होगा 1 मोल में। और इसका जो मास होगा, 1 मोल का मास अभी बतलाए कि मोलर मास होता है, और 1 मोल में इतना पार्टिकल्स है। इसका मतलब है कि इतना पार्टिकल, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं एन नॉट भी होता है, इसको एन नॉट बोलते हैं, एन नॉट इसको मान लेते हैं, ठीक है। इतना पार्टिकल्स को एन नॉट मान लेते हैं। तो 1 मोल में इतना है पार्टिकल्स, और 1 मोल में जो भी मास होता है सब्सटेंस का, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। इसका मतलब है कि इतना पार्टिकल्स के मास को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे, है ना। जब मोलर मास बोलते हैं तो कितना पार्टिकल्स का मास होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास होगा। तो इसका जो मास होगा, इसको हम लोग, यानी कि क्लियर हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। इसका मोलर मास को क्या बोलेंगे? एम। तो अब क्लियर हो गया कि सिंस मास ऑफ n पार्टिकल्स या n नॉट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू m, ठीक है। n नॉट पार्टिकल्स का मास कितना हो गया? m हो गया, यानी कि मोलर मास हो गया। इसी को मोलर मास बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि देयरफॉर मास ऑफ, अगर वो 1 पार्टिकल है तो कितना हो जाएगा? 1 पार्टिकल का मास m/n नॉट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग क्लियर किए होंगे, वहां पर सब डिटेल में आप पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तो जब n नॉट पार्टिकल्स का मास है m, तो 1 पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? m/n नॉट हो जाएगा। ये 1 पार्टिकल का मास निकल गया। अगर हमारे पास z पार्टिकल्स है, माने थे ना z, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल्स है वो z होता है। तो z पार्टिकल्स के लिए मास कितना होगा? देयरफॉर z मास ऑफ z पार्टिकल्स, तो z पार्टिकल्स के लिए कितना हो गया? m/n नॉट इंटू z। एक यूनिट सेल में निकल रहा है, चूंकि z कितना में लिए? एक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितना हुआ, उसके लिए हम लोग मास निकाले। तो z पार्टिकल्स का मास हो गया इतना। फिर से एक बार देखिए, 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, जिसको n नोट बोलते हैं, और n नोट का जो भी मास होगा, दिस इज अ मोलर मास, यानी कि इक्वल टू 1 m होता है। अब है कि मास ऑफ n नॉट पार्टिकल इक्वल टू m, तो 1 पार्टिकल का कितना निकल गया? m/n नॉट निकल गया। तो z पार्टिकल का कितना निकल गया? m/n नॉट इंटू z। क्लियर है? तो अब जब ये निकल गया पार्टिकल, मास आपका निकल गया, यहाँ पर क्लियर मैं लिख देता हूं, देयरफॉर मास आपका निकल गया, मास ऑफ z पार्टिकल्स कितना निकल गया? z पार्टिकल्स का मास आपका निकल गया कितना? m/n नॉट इंटू z। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इतना हो गया मास।
पार्टिकल का मास। अब हम लोग जानते हैं इसके आगे, अब इसके आगे देखिए हमको निकालना क्या, डेंसिटी और एज लेंथ में रिलेशन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू, सिंस वी नो दैट डी इक्वल टू, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी इक्वल टू होता है। देयरफॉर डेंसिटी इक्वल टू मास, मास जेड पार्टिकल्स का कितना आ गया, यहां पर आया हुआ है, तो मास m इंटू जेड बाई एन नॉट, ये आपका, ये मास के जगह पर हम इतना रख दिए, मास का वैल्यू इतना आ गया एम जेड बाई एन नॉट। अब बाई वॉल्यूम है, तो बाई वॉल्यूम यहीं पर आएगा, तब तो डी इक्वल टू एम जेड एन नॉट। हाँ, वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम की बात हो रही है, क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है एक क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक क्यूब लिख सकते हैं, ये हो गया आपका एक। ये मास अपॉन वॉल्यूम, मास के जगह पर इतना रख दिए जेड पार्टिकल का, और बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम एक क्यूब। तो डी और एक क्यूब यहाँ पर आपका ए निकल चुका है। जब एक क्यूब निकल जाएगा फिर आप एज लेंथ भी निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक रिलेशन आ गया इस तरह से, ठीक है। या डायरेक्ट वॉल्यूम में भी रिलेशन डेंसिटी में क्या हो गया, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेन रिलेशन आपका ये है, इससे आप एज लेंथ ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी तो निकल गया है ना, डेंसिटी और एज लेंथ में रिलेशन निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स। आपको कल हम एक जो क्वेश्चन दिए थे उसमें बहुत अच्छा आप लोग बना करके दिखाए, बहुत का आंसर आया व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। आप लोग जो मैं बोला था उस तरह से आपने किया, ठीक है। तो मैनी कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, आगे मेहनत करना है। तो हाँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आया है ना। देखिए, जिसका कुछ का गलत भी आया है तो उसके लिए हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझको बहुत खुशी हुई कि आपने बना करके दिखाया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आप डायरेक्ट मुझसे जुड़े हुए हैं, है ना, एक रिलेशन है। इससे ये भी पता चल रहा है कि चलिए आप लोग एक्टिव भी हैं, है ना। तभी तो वीडियो बनाने का मकसद तो यही है कि आप लोग के एकदम हट तक पहुंचना चाहिए, है ना। मतलब ये पता लगना चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता जाऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, क्या की प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो वो फायदा करेगा, ठीक है। उससे और क्लियर भी होगा। जहां पर गलतियां होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, है ना। देखिए, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, है ना, कि ये तो अब कैसे कर सकते हैं। नहीं, कहा जाता है ना कि देयर इज विल देयर इज वे, देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहो वहां रहो। अगर आप किसी भी चीज को आप चाहिएगा तो जरूर हो, है ना। तो अब अभी मैं बतलाया था कि डेंसिटी निकाले, ये न्यूमेरिकली बेस्ड है। अब इस पर मैं न्यूमेरिकल भी बतलाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन रहा, ये रहा, कह रहा है कि
chromium crystallizes in BCC structure. Chromium crystallizes in BCC structure if the atomic diameter is 245 picometer. 245 picometer. Find the density. तो आपको डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, पहले नोट कीजिए क्वेश्चन, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है ना। पहले एकदम समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, इसको माइंड में सेटअप कीजिए, इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता, क्या है कॉन्सेप्ट। तो क्रोमियम सीआर जिसका होता है तो बीसीसी स्ट्रक्चर में है, तो कहां पर है, इन बीसीसी है, ठीक है। गिवन डेट पहले आप लिखिएगा, गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है, तो क्रोमियम दिया हुआ है, इन बीसीसी में दिया हुआ है ना, बीसीसी में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ द एटॉमिक डायमीटर, डायमीटर आपका दिया हुआ है, डायमीटर आपका दिया हुआ है क्रोमियम एटम का कितना है, 245 पिकोमीटर, पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो डेंसिटी निकालना है, इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो हमको निकालना है डेंसिटी। तो टारगेट क्या है, तो टारगेट तो यही है, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी निकालना है, तो निश्चित रूप से जेड इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या क्या जानना है, जेड का वैल्यू अगर मालूम होना चाहिए, एम मोलिकुलर मास मालूम होना चाहिए, ए का वैल्यू अगर मालूम है तो हम ए क्यू निकाल सकते हैं, ए नॉट तो कांस्टेंट होता है। चलिए इतना चाहिए। तो जेड का वैल्यू, जेड कितना हो सकता है बतलाइए, जेड कितना होगा, क्योंकि क्लियर दिया हुआ है बीसीसी है। जब बीसीसी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते हैं। एलिमेंट्री स्टेट में है, वहां पर मैं क्लियर करवाया था कि अगर कोई एलिमेंट्री स्टेट में है, जैसे डायरेक्ट एलिमेंट है, क्रोमियम आपका एलिमेंट है, तो वैल्यू 2 होगा बीसीसी में। हाँ, कोई कंपाउंड होता है जैसे सीजियम क्लोराइड होता है, तब फिर वैल्यू 1 होगा। वहां पर देखिएगा, आप नोट में करके मैं लिखवा दिया था, है ना, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं बीसीसी में। खैर, एलिमेंट के लिए जेड का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। किसके लिए, बीसीसी के लिए। जब 2 हो गया, अब तो लिखते हैं जेड का वैल्यू रखते हैं 2, मोलर मास, क्योंकि एटम है यहाँ पर एटॉमिक मास ही लिखाएगा मोलर मास की जगह पर। तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है क्रोमियम का, 52 रख दिए। अब ए नॉट भी मालूम है, ए नॉट कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब रह गया ए क्यू, तो ए क्यू तो निकालना पड़ेगा। ए कितना है बतलाइए, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 245 पिकोमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है, एटम का डायमीटर, जैसे इस तरह से ये एटम में मान करके चलिए, तो यहां से लेकर के यहां तक डायमीटर दिया हुआ। ये क्या है, ये क्या है, एज लेंथ है, तो डायमीटर नहीं है, ये एज लेंथ है, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा एज लेंथ दिया हुआ है, ए है, और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको डायमीटर के हेल्प से हमको एज लेंथ ए का वैल्यू निकालना होगा, है ना, ए का वैल्यू निकालना। अब देखिए एज लेंथ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर मैं निकाल देता हूं एज लेंथ, क्योंकि बीसीसी है, तो सिंस फॉर बीसीसी के लिए हम लोग जानते हैं कि रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, 4r = √3 होता है। देखिएगा, आपका डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी, आर, तो आर आप यहां से निकाल सकते हैं,
देखिए जब डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर बराबर 2r होता है, डायमीटर बराबर 2r, तो इक्वल टू 2 इंटू, जब डायमीटर बराबर 2r है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। तो डायमीटर आपका दिया हुआ है, तो डायमीटर r बराबर हो जाएगा, डायमीटर कितना दिया हुआ है 245 पिकोमीटर बाई 2 हो जाएगा। तो r हमको निकल गया, जब r निकल गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, a निकल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ उसके बाद, r जब निकल गया रेडियस, तो हम लोग जानते हैं बीसीसी के लिए 4r इक्वल टू √3 है, तो 4r, r का वैल्यू कितना आ गया 245 बाई 2। आप इसको चाहें पिकोमीटर को मीटर में आप चेंज कर सकते हैं, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपका क्या निकल गया, r का वैल्यू 4 इंटू आर इक्वल टू √3 है, √3 ए आपका निकल जाएगा, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा √3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 245 इंटू 10⁻⁻10 बाई 2 √3। अब देखिए एज लेंथ निकल गया, अब एज लेंथ निकल गया, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, हो जाएगा 2 इंटू 245 बाई √3 का वैल्यू होता है 1.732 और इंटू 10⁻⁻10। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो निश्चित रूप से आ जाएगा 281.91 इंटू 10⁻⁻10, इतना आपका आ जाएगा, इतना, ठीक है। अब ए का वैल्यू तो इतना आ गया, अब ए जो निकला उसका यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 2 इंटू 52 बाई 281.91 का होल क्यू हो जाए इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यू कर देते हैं, क्योंकि ये क्यू है, इंटू n0 का वैल्यू हो गया 6.022 10⁻। देखिए डेंसिटी आपका निकल, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। इसको पहले तो इसको क्यू कर दीजिए, d इक्वल टू, इसको 2 रहने दीजिए, कैंसिल करने में आसान होगा, 52 बाई 281.91, इसको पहले तो क्यू कर दीजिए, आई हो जाएगा -30 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 10⁻30 हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, इंटू 6.022 10⁻20, ये हो जाएगा d इक्वल टू। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा 7.63 ग्राम पर cm क्यू, ये डेंसिटी है। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, ये जो 10⁻⁻10 से जो मल्टीप्लाई कर दिए,
यहाँ पर कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर पिकोमीटर में को चेंज कर दिए सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 1 पिकोमीटर, देखिए याद रखिएगा 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, या 10⁻⁻12 की जगह तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। इसको याद रखना है। तो हम इसको 10⁻⁻10 से कर दिए तो सेंटीमीटर में आ गया, तो फाइनली आ जाएगा ग्राम पर सीएम क्यू। डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का हो गया ग्राम, बाई वॉल्यूम है तो ऊपर जाएगा पर सीएम क्यू। तो इस तरह से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करना रह गया, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करा कि द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सीएम क्यूब। If the radius of copper atom is 127.8 पिकोमीटर, उसके बाद कह रहा है कि इज द कॉपर यूनिट सेल ए सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। यहाँ पर और भी आप लिख सकते हैं। आपसे मेन क्वेश्चन कह रहा है कि डेंसिटी आपका दिया हुआ है, इतना डेंसिटी दिया हुआ है, और रेडियस भी आपका दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि क्या ये जो यूनिट सेल है इसमें कौन सा होगा, सिंपल होगा कि बीसीसी होगा या एफसीसी होगा, ये आपसे जानना चाह रहा है कि नेचर आपका यूनिट सेल का कैसा है। तो चलिए नेचर कैसा है, तो हम मान करके चलते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं कि अगर हम मान करके चलते हैं कि देखिए, केवल मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूं कि डेंसिटी आपका दिया हुआ है। चलिए, तो डेंसिटी आपका दिया हुआ है कितना, 8.95 ग्राम पर सीएम क्यूब, डेंसिटी दिया हुआ है। रेडियस आपका दिया हुआ है, तो रेडियस आपका दिया हुआ है, तो एज लेंथ कैसे निकलेगा, मालूम तो है नहीं कि कौन सा सिस्टम है ना। एज लेंथ चूंकि रेडियस दिया हुआ है, देखिए रेडियस आपका दिया हुआ है 127.8 पिकोमीटर, बराबर हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। फिर रेडियस है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब इससे अच्छा, अब जब कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक मास आप जानिएगा, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, ये आपको याद रखना है। कभी कभी दिया हुआ भी रहता है लेकिन आपको मेनली याद रखना है। चलिए, ये रेडियस है, तो हमको तो मालूम है नहीं। जैसे जब हम पुट करेंगे D इक्वल टू Z इंटू एम बाई AQ इंटू M नॉट, तो हमको तो Z भी मालूम नहीं है कि कौन सा सिस्टम है। तो मोलकुलर मास तो मालूम है, M नॉट मालूम है, एज लेंथ की हमको जरूरत है, ये भी मालूम नहीं है ना। तो रेडियस केवल दिया हुआ है, तो कौन सा सिस्टम का है ये मालूम नहीं है। तो चलिए मान करके तो कुछ चलना ही पड़ेगा, तो हम मान करके चलते हैं कि लेट क्यूबिक इज एफसीसी, मान करके चलिए कि एफसीसी। अब देखिए एफसीसी मान के चलते हैं, अगर डेंसिटी हम निकालना चाहते हैं, अगर इतना आ गया तो समझेंगे कि एफसीसी लेना सही था। थोड़ा सा मान करके इस तरह से चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, डी हमको दिया हुआ है, तो एज लेंथ तो मालूम है नहीं, रेडियस मालूम है, तो रेडियस, अब हम रेडियस से एज लेंथ निकालेंगे तो ये तो मालूम नहीं कि कौन सा सिस्टम का है, बीसीसी का है कि सिंपल का है, तो हमको एज लेंथ निकलेगा नहीं। तो हमको अच्छा जेड भी हमको मालूम नहीं है, दो चीज मालूम नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा माइंड दौड़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एफसीसी में है, मान करके चलिए, अब एफसीसी में मान लीजिए अगर हम कैलकुलेशन कर करके अगर डेंसिटी अगर इतना आ गया तो समझेंगे कि एफसीसी लेना सही था, ठीक है। तो क्या करेंगे कि डेंसिटी बराबर हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है लेकिन निकाल रहे हैं, देखते हैं कितना आता है इसके अनुसार डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर जेड तो हो गया 4, जेड कितना हो जाएगा एफसीसी के लिए, अगर जेड इज इक्वल टू 4 हो जाएगा,
तो 4 इंटू मोलिकुलर मास कितना है 63.5 है। एज लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 FCC बराबर क्या होता है, FCC के लिए होता है 4R इक्वल टू √2a, है ना। तो यहाँ से आप A बराबर निकाल सकते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर में मिटा देता हूँ। ऊपर में मिटा देता हूँ। तो यहाँ से आप A बराबर निकाल लीजिए, इसलिए A इक्वल टू हो जाएगा 4R बाई √2। तो A इक्वल टू हो जाएगा 4R का वैल्यू आपका दिया हुआ है 127.8 इंटू 10 टू दी पावर -10, इतना दिया हुआ है बाई √2। तो √2 आप लिख लीजिए, है ना, इस तरह से A आपका निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1 पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, 414 लिख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो A का वैल्यू आ जाएगा 3.614 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, इतना आ गया। A आ गया, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, A आ जाएगा। अब क्या करना है कि A आपका निकल गया, A आ गया कितना 3.614 इंटू 10 टू दी पावर -8 का क्यूब कर दीजिएगा, इंटू n नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.022 10 टू दी पावर 23। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो D इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 63.5, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस है 24 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 24 बाई 3.61 का क्यूब हो जाएगा, बच जाएगा 6.022 10 टू दी पावर 23। अब ई डेंसिटी अगर कीजिएगा तो निश्चित रूप से कैलकुलेशन करके आ जाएगा 8.95 ग्राम पर cm³। अब कैलकुलेशन करके देखिए, एकदम देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा, इतना आ जाएगा। तो निश्चित रूप से इतना होगा। इसका मतलब है कि इसके अनुसार भी इतना आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 लेना सही था, यानी कि आपका यूनिट सेल कैसा होगा, फेस सेंटर होगा, इसलिए इट इज FCC, इस तरह से लिखा था। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा अच्छा से इसको समझिएगा, ठीक है। जहां कंफ्यूजन होगा उसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं होमवर्क के लिए, आप फिर उसी तरह से आप बना करके हमको दिखाइएगा। एकदम सिंपल सा एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन रहा होमवर्क। क्वेश्चन क्या रहा है कि एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 मोलर मास दिया हुआ है, फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल। कोई क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है, ये मालूम नहीं कि कौन सा क्यूबिक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। क्लियर है? विद एज लेंथ आपका दिया हुआ है इतना 4.05 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है एज लेंथ। इफ इट्स डेंसिटी भी दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर cm³, 2.7 है या 27 है, याद रखिएगा। 2.7 ग्राम पर cm³ दिया हुआ है डेंसिटी। अब कह रहा है कि व्हाट इज नेचर ऑफ क्यूबिक, नेचर कैसा है क्यूब का, FCC है कि सिंपल है या BCC है, क्या होगा ये आप जवाब, इसका आंसर सेंड कीजिएगा उसी तरह से जैसे आपने पहले किया था, है ना। इसका आंसर, केवल आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं, और पूरा जो प्रोसेस है व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक लेकर के फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।